देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के सियासत की और अलीगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर तक की। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो वहीं यूपी के उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि यूपी के सेमीफाइनल में बीजेपी को क्लीन स्वीप दिला सकें। लोकसभा चुनाव में जो हार हुई थी उसका बदला लिया जा सके। बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी होगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का फैसला आ गया है। संवैधानिक पीठ ने 57 साल पुराना अपना फैसला पलट तो दिया है, लेकिन अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर पेच भी फंसा दिया। वो पेच क्या है वो भी आपको विस्तार से बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आखिर क्यों संग्राम मचा हुआ है, विधानसभा में क्यों बार बार मार्शल को बुलाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से। महाराष्ट्र में 12 दिन के बाद वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले वोटों के पोलराइजेशन का खेल शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र चुनाव का टोन सेट कर रहे हैं। कांग्रेस के जात पात वाले नैरेटिव और मौलानाओं के वोट जिहाद के लिए फतवे वाले खेल का गेम बिगाड़ने का पूरा प्लान महाराष्ट्र की जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दिया है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुले से हिंदुओं को वार्निंग दे दी है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का भी मैसेज दे दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो उसी लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में यह संदेश दिया कि अगर सेफ रहना है तो एकजुट रहना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पर तीखे प्रहार का भी यहां पर एक तस्वीर नजर आई और कांग्रेस के खतरनाक खेल को कैसे प्रधानमंत्री ने नाकाम करने की अपील की है वो भी आप देख लीजिए। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहें, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम वोट हैं तो उनके मुकाबले हिंदू वोट 80% हैं, लेकिन हिंदू वोट जातियों में बटे हुए हैं। मराठा 30% हैं, ओबीसी 38%, दलित 11% तो आदिवासी वोट 10% हैं। महाअघाड़ी की कोशिश जातियों में बटे हिंदुओं के वोटों को बांटकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की है। एमवीए के इसी प्लान को लेकर नरेंद्र मोदी ने आज धुले में हिंदुओं को आगाह कर दिया और कहा कि कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए खतरनाक खेल खेल रही है और इससे बचकर रहना होगा। आज मैं आपको और पूरे देश को कांग्रेस और उसके साथियों की एक बहुत खतरनाक साजिश से आगाह करने के लिए आया हूं और इस आदिवासी क्षेत्र में आया हूं तब मेरा ये कर्तव्य बनता है इस खतरनाक खेल से मैं महाराष्ट्र को, देश को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को सजग करूं।
कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। मोदी ने ये मैसेज महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के आदिवासियों, दलितों और ओबीसी समाज को दिया है। इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होना है। महाराष्ट्र के धुले में आज जहां मोदी रैली करने पहुंचे थे, वहां आदिवासी समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो राज्य की कुल आबादी 10% आदिवासी है। 288 में से 25 विधानसभा सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र में 11, विदर्भ में 7, कोकण में 6 और वेस्ट महाराष्ट्र में 1 सीट एसटी के लिए रिजर्व रखी गई है। वहीं महाराष्ट्र के ओबीसी समाज की अगर हम बात करें तो राज्य में इनकी कुल आबादी करीब 38% है। विदर्भ, वेस्ट महाराष्ट्र और नॉर्थ महाराष्ट्र में इनका एक बड़ा असर है। 100 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी की कुल 341 जातियां और उपजातियां हैं। माली, धनगर और बंजारा ओबीसी की बड़ी जातियां हैं। धनगर की आबादी 9 से 12% के बीच है। इनका विदर्भ रीजन में बड़ा असर पड़ता है, जबकि माली समुदाय की बात करूं तो इनकी आबादी 7 से 8% है। इनका पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में काफी ज्यादा असर नजर आता है। वहीं बंजारी समुदाय की आबादी लगभग 2 से 3% है और ये पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। आज धुले में मोदी ने कांग्रेस के पूरे गेम प्लान को समझा दिया। कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देना चाहिए। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दे। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे ताकि एससी समाज की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ जाए। कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज भी अलग अलग जातियों में बटा रहे ताकि ओबीसी के तौर पर उनकी जो एकजुटता की पहचान बनी है, ये ओबीसी अगर ओबीसी रहे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। ये ताकत न बढ़े इसलिए ओबीसी समाज को भी जातियों में बिखेर दो। इसलिए वो ओबीसी को भी अलग अलग जातियों में बांटने का खेल कर रही है। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। साथियों, आदिवासी की पहचान, जनजातीय समाज की पहचान, शेड्यूल्ड ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। मोदी ने आज किसी एक जाति की बात नहीं की, बल्कि हिंदुओं के हर वर्ग को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। दलितों से भी एकजुट होने की अपील की।
महाराष्ट्र में दलित वोट भी काफी असर रखते हैं। राज्य में दलितों की आबादी करीब 12% है। दलितों के लिए 29 विधानसभा की सीटें रिजर्व हैं। वहीं उनके अगर हम प्रभाव की बात करें तो विधानसभा की 59 सीटों पर 20% से ज्यादा दलित हैं, जो जीत और हार का निर्णायक फैसला करते हैं। विदर्भ रीजन में करीब 23% एससी वोट है। दलित समुदाय महार और गैर महार जातियों में बटा हुआ है। मोदी इसी बंटवारे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं, अधिकारों के झूठे नारे लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी का फोकस ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटों पर है, तो वहीं मराठा वोट के लिए महायुति की तरफ से शिंदे जोर लगा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी मराठाओं के पास ही होती है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी करीब 30% है। विदर्भ और मराठवाड़ा में मराठा समुदाय का बड़ा असर है। विदर्भ में कुल 60 तो मराठवाड़ा में 48 विधानसभा सीटें आती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 48 में से 26 मराठा सांसद जीते थे। वहीं विधानसभा में औसतन 40% मराठा विधायक हैं, जबकि राज्य में पिछले 20 सीएम में से 12 मराठा रहे हैं। मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे भी मराठा ही हैं। वहीं पीएम मोदी जहां एक होने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा में चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार विकास के नाम पर सिर्फ आदिवासियों के जमीन को छीनने का काम कर रही है। नया शब्द निकाला है, विकास। विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीनें उठा के ले जाओ, यह है इनका विकास। और हम चाहते हैं कि अगर आपकी जमीन जाए तो आपसे पूछ कर जाए, और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले। तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं और तकरीबन 50% ओबीसी हैं, और उसमें आप 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए।
अब देखिए, कांग्रेस समेत महाविकास अघाड़ी ये बात समझती है, जानती है कि हिंदू वोट बटेगा तो फायदा उसे ही मिलना है। उसे ये भी पता है कि अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ेगा तो इसका फायदा भी उसे ही होगा। और यही वजह है कि अब महाविकास अघाड़ी के फेवर में महाराष्ट्र के मौलवियों ने वोट जिहाद के फतवे जारी करने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर मस्जिद से फतवा जारी हुआ है। मुसलमानों से एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई है। 5 नवंबर को महाविकास अघाड़ी के नेता डिंडोशी विधानसभा के इस्लामिया मस्जिद पहुंचे थे, जहां उनकी मौजूदगी में मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने की अपील की गई है। वहीं आपको बता दें कि 3 दिन पहले यानी कि 5 नवंबर को डिंडोशी के इस्लामिया मस्जिद में एक मीटिंग हुई थी। डिंडोशी सीट से उद्धव की शिवसेना के सिटिंग एमएलए और कैंडिडेट सुनील प्रभु, पार्टी के बड़े नेता सचिन अहीर और शरद पवार के एनसीपी के नेता अजीत राणे ने इलाकों के कई मौलानाओं और कई मुस्लिम नेताओं के साथ मस्जिद में मीटिंग की। इस मीटिंग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें मौलाना खुलकर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मुसलमानों से वोट करने के लिए कह रहे हैं। ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है और ये मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अब ये कि हम इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करके मेहनत करके जीतेंगे। और इसी मीटिंग में मौजूद मौलाना जाबिर बेग ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मौलाना जाबिर बेग ने इंडिया टीवी से कहा कि मुसलमानों का समर्थन महाविकास अघाड़ी के साथ रहेगा। मीटिंग में एमवीए के पक्ष में फतवे निकाले गए। मौलाना जाबिर बेग ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे को वोट देने से मुसलमान परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहेब की असली शिवसेना से अलग है। बड़े बड़े लोग बैठे ना, मौलाना लोग, उन्होंने बता दिया जो सबको लेके चले, हमारे हिंदू भाई को लेके चले, मुसलमान को लेके चले, तमाम अल्पसंख्यक को लेके चले, बहुसंख्यक को लेके चले, ऐसे लोगों का साथ हमको देना है। कौन ऐसे लोग हैं? महाविकास अघाड़ी 5 तक कौन ऐसे लोग हैं? हाँ, कौन ऐसे लोग? सेकंड 2 ही तो अलायंस है, महाविकास अघाड़ी और महायुति, एनडीए और महाविकास अघाड़ी अभी महाराष्ट्र में खुला ऐलान है। कल तक जो शिवसेना साहब बाला साहब ठाकरे की थी उसमें और आज में बहुत फर्क है। उद्धव साहब जो है अब वो विकास की बात करते हैं, वो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, हम उनके साथ हैं। आप आ जाओ साहब सुबह, हम आपके साथ हैं। उसी को लेकर वोट हमारा एक अधिकार है जो सबके लिए काम करेगा। ये कोई बात हुई कि भाजपा और आरएसएस के लोग ऐलान करते हैं कि भाई झारखंड में अगर हम जीत के आते हैं तो हम यूसीसी लाएंगे। उनसे कबायली आदिवासी अगर पूछते तो बोले तुमको बात तुम्हारे बाप का राज चलता है, सबसे ज्यादा हमारी कुर्बानी इस मुल्क के अंदर है। एक कानून तुम बनाओगे और उसके बाद बोलोगे ये कम्युनिटी से बाहर रहेगी, ये कम्युनिटी को अंदर डाल देंगे, इसको मार डालेंगे, इसको ये करेंगे, तुम्हारा राज चलता है क्या? हम काफी है तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ पुलिस के बंदोबस्त उस पे आप चल रहे हो। मस्जिद से वोट जिहाद के फतवे का वीडियो सामने आने के बाद इस पर विवाद गर्मा गया। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि ये वीडियो हर हिंदू को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उद्धव की पार्टी को मौलानाओं के फतवों की जरूरत है, हिंदू वोटों की जरूरत नहीं है। आज सुबह मैंने मेरे एक्स अकाउंट पे जो वीडियो डाला है वहां सरल स्पष्ट हो जाता है कि ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है, हिंदू मतों को वो गिनते नहीं है, उनको सिर्फ बांटने की राजनीति करनी है। उनको सब सिर्फ अपने अपने मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट की ही इनको पड़ी है। कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराज के पास
उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता। इसलिए महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने ये वीडियो अच्छी तरह से देखना चाहिए और इसका करारा जवाब ये 20 नवंबर को देना चाहिए। डिंडौशी सीट पर 12% मुस्लिम वोटर हैं और यहां उद्धव गुट के सुनील प्रभु का मुकाबला शिंदे गुट के संजय निरुपम से है। सुनील प्रभु यहां पिछले 10 साल से विधायक हैं, लेकिन इससे पहले का चुनाव अलग था। पहले शिवसेना एकजुट थी, इस बार दो फाड़ है। जाहिर है कि ऐसे में शिवसेना का वोट भी बटेगा और यही वजह है कि उद्धव गुट के उम्मीदवार मस्जिदों में जाकर मौलानाओं से मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि अब जब महाविकास अघाड़ी के नेताओं का वीडियो सामने आ चुका है और बीजेपी से लेकर हमलावर हो गई है, तो उद्धव सेना के उम्मीदवार सफाई देने लगे और ये कह रहे हैं कि वो हिंदुओं और मुसलमान सबसे वोट मांग रहे हैं। इसमें आखिर गलत क्या है? जो है वो नैरेटिव लोगों में फैलाने का काम इस तरह से चल रहा है। पिछले 10 साल से मैं इस क्षेत्र में विधायक है। दिंडोशी विधानसभा में सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे भाषिक लोग रहते हैं और सबसे मेरी अच्छी ताल्लुकात है। 10 साल में अगर मैं विधायक है तो मेरा एक अच्छा रिलेशन सबसे बना है और एक भाईचारा इस दिंडोशी विधानसभा में है। जैसे मैं वहाँ पर जितने धर्मगुरु थे मुस्लिम समाज के उनसे मिला, वैसे हिंदुओं को भी मिला ना। ये हिंदुओं के हमारे उस मंदिर के जो साधु है उनको मिलके उनको आशीर्वाद लिया। ये हमारे हनुमान जी मंदिर तपोवन में है, वहाँ के साधु है, वहाँ बड़ा याग होता है, यज्ञ होता है, वहाँ सब लोग जाते हैं। तो भी ऐसे लोगों के पास जाना ये भी मेरा कर्तव्य है। कल जैन मुनि जो रहेंगे उनके पास भी मैं जाऊंगा। सारे धर्म के लोगों के जितने भी यहाँ पर जितने साधु संत है उनको मिलना ये मेरा कर्तव्य है और उनका आशीर्वाद लेना ये काम है। संविधान में चुनाव जो है उस चुनाव में सारे मतदाताओं का मत वोट लेना ये हमारा कर्तव्य है और वोट मांगना ये हमारा कर्तव्य है। तो हम हमारी जाके वहाँ पर लोगों को विनती करते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। दरअसल महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम वोटर्स हैं और 40 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और वेस्ट विदर्भ में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी मौजूदगी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में मुस्लिम वोट करीब 18 लाख हैं। मुंबई की 7 सीटों पर 25 से लेकर 50% तक मुस्लिम वोट्स हैं। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव में 12% मुस्लिम वोट है। एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं इसके और सबसे बड़े दावेदार को ओवैसी बनकर उभरे हुए हैं और माना यह जा रहा है कि ओवैसी के चलते मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे, जिन्होंने 16 में से 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं अजित पवार भी 3 मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट उतार चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 6, जबकि एनसीपी शरद पवार ने सिर्फ 2 और उद्धव ठाकरे ने महज 1 मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे हैं जो कि सभी के सभी मुसलमान हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भले ही मुस्लिमों को टिकट देने में कंजूसी कर दी हो, लेकिन उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि मुसलमान उन्हें बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर एक मुश्त वोट करेंगे। उधर महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों के महाविकास अघाड़ी के समर्थन में चल रहे चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसको लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं आप, क्या शिकायत दर्ज कराई है? मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा। मेरी जानकारी के हिसाब से ये सो कॉल्ड फेडरेशन बनाया गया। ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ, मराठी नाम दिया गया और लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। 100 करोड़ का फंड बाहर से आया है। अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में सभाएं लेना, महिलाओं के सम्मेलन लेना, बुरखा, और वहां पर भाषण क्या किए जाते। ये देखो, ये पैम्पलेट है। मैं भाषण बताता हूँ उनका, जो अध्यक्ष फकीर मोहम्मद का भाषण। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद तोड़ी जाती है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी भाजपा को हराओ, महाविकास आघाड़ी को जिताओ। क्या महाविकास आघाड़ी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है? क्या उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन बातें कही जा रही हैं? मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन एक बात कह दूं, प्रयास नहीं भैया, वो सचिन आहिर मौलानाओं के बीच में बैठा है। वहाँ पर उनके संभाषण वीडियो पूरे देश भर में विदेश में घूम रहे हैं। आप मस्जिद वाले वीडियो की बात कर रहे हैं? मैं सीधी बात है, यानी वो सचिन आहिर
सचिन आहिर तो मालवनी के उलेमाओं के बीच में बैठकर ये कर रहा है। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी वही पार्टी है जो बाला साहब ठाकरे को नाम को खुद से जोड़ते हैं। अब ऐसे में उनकी बातें और उनके कृत्य थोड़े अलग नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं आप? भैया, मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने भगवा त्याग दिया, हरी सफेद टोपी पहन ली। पहले ठाकरे परिवार का भाषण शुरू होता तो हिंदू बंधुनो भगिनीनो, अब सलाम अलैकुम करके होता है। महाराष्ट्र में वोट के लिए फतवे जारी हो रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में धुआंधार चुनाव प्रचार करने के बाद यूपी उपचुनाव के प्रचार में जुट गए। योगी ने आज मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर प्रचार किया। उन्होंने यहां जयंत चौधरी के साथ साझा रैली की। मीरापुर सीट से आरएलडी उम्मीदवार मिथिलेश पाल के लिए वोट मांगे। उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं उतारने पर चुटकी भी ली। योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा में तलाक सा हो गया है, लेकिन उन्होंने सपा पर सबसे तीखा हमला महिला सुरक्षा को लेकर बोला। योगी ने सपा नेताओं के चाल चरित्र को लेकर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी से जुड़े पुराने नारे की याद दिलाई, साथ ही नया नारा दिया। योगी ने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां समझो बिटिया घबराई। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। के कारनामों को अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। महिला सुरक्षा को लेकर योगी केवल बयानबाजी ही नहीं कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले भी ले रहे हैं। योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, ये आज दिखाई दिया। यूपी महिला आयोग ने सिफारिश की है कि अब पुरुष दर्जी महिलाओं की माप नहीं ले सकेगा। कोई भी पुरुष ट्रेनर जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं देगा। योग में भी महिलाओं को ट्रेनिंग पुरुष नहीं बल्कि महिला ही देंगी। इसके अलावा महिला आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए और महिलाओं के कपड़ों की दुकान का कामकाज महिला स्टाफ ही संभालनी चाहिए। जो बड़े फैसले लिए गए हैं महिला सुरक्षा को लेकर के ध्यान में रखते हुए, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, मैंने जो फैसले लिए हैं वो ये थे कि ज़रूरत थी समाज की, क्योंकि समाज में बैठते हैं जाते हैं तो सारी शिकायतें आती हैं और स्पेशली अब तो जो सुनवाई का करते हैं तो उसमें भी इस तरह की केसेस आते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जो जिम है वहाँ जो हमारे ट्रेनर रहते हैं वो मोस्टली 99% जिमों में सब लड़के हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या नहीं, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराने अपने फैसले को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे है, कल वो रिटायर हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया है। इस मामले पर चीफ जस्टिस समेत 4 जजों ने एक मत से फैसला दिया, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। जिस 4 जजों ने एक मत से अपना फैसला सुनाया उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।
तो वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग रहा है। Honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts, we will discuss and we'll wait for the next course of action, and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच ने 1967 के जस्टिस अजीज बादशाह के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा पाने का हकदार है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा होगा या नहीं, इस पर फैसला 3 जजों की रेगुलर बेंच करेगी। चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जो फैसला सुनाया, उसमें उन्होंने संविधान के आर्टिकल 331 का जिक्र करते हुए कहा कि इस आर्टिकल का मकसद यही है अल्पसंख्यकों की ओर से बनाया गया संस्थान उनके द्वारा ही चलाया जाए, चाहे कोई शैक्षणिक संस्था संविधान लागू होने से पहले बनी हो या बाद में, इससे उसका दर्जा नहीं बदला जाएगा। आज का जो फैसला है 7 जजेस का, ये एक रेफरेंस था। ये 7 जजेस के सामने रेफरेंस आया था कि एक तो अजीज बादशाह का जो जजमेंट था, वो जो 5 जजेस का जजमेंट था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक तो उसकी करेक्टनेस को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस को डिसाइड करना था, और दूसरा 7 जजेस को ये डिसाइड करना था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के इंडिसिया क्या होंगे, किस किस तरह से उसको बताया जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता है, उसको किसने इस्टेब्लिश करा, किसने उसको एडमिनिस्टर करा, किसने उसको चलाया, किसको उसके पीछे चलाने के पीछे मकसद क्या था, किस किस लोगों ने उसके पीछे उसको फंड्स को इकट्ठा करा है, किस किस लोगों ने उसके पीछे बिल्डिंग्स को बनाया, बिल्डिंग्स के लिए पैसा इकट्ठा करा। तो वो सारी की सारी चीज़ों में उन्होंने आज ऑनरेबल कोर्ट ने आज वो अपना इंडिकेशन दे दिया है, अपने ले डाउन कर दिए हैं, और उसी के बेसिस पे अब आगे की बेंच जो है इसको डिसाइड करेगी। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बार बार जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अब आज की डेट में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है। तो मैं इसको आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक रेफरेंस था। इस रेफरेंस के लाइट में अब जो नॉर्मल बेंच है वो उसको डिसाइड करेगी। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसे लेकर 57 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। दरअसल साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर अपना बड़ा फैसला सुनाया था। 1967 में जस्टिस अजीज बादशाह की 5 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि ये सही है कि मुसलमानों ने 1920 में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन इससे भारतीय सरकार द्वारा इसकी डिग्रियों की आधिकारिक मान्यता की गारंटी नहीं मिलती। अजीज बादशाह की बेंच ने कहा कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसीलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 57 साल के बाद आज पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करने की हकदार है। हालांकि कोर्ट ने ये पेच लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा या नहीं, इस बारे में 3 जजों की जो रेगुलर बेंच है वो तय करेगी। हमारे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ बिरादरी के लिए और हिंदुस्तान के हर उस सेकुलर के लिए कि अजीज बादशाह का केस जो हमारे गले में पड़ा हुआ था फंदा, आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में 4 जजेस की बेंच पे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, उसको ओवररूल कर दिया गया। आज हमको ये एक जीत हासिल हुई है कि अजीज बादशाह को ओवररूल किया गया है। तो आगे जो 3 बेंच की जजेस की बेंच है उसमें भी हम लोग जो हैं वो इसलिए कि एस्टेब्लिश कैसे की उसको मेंशन किया है उन्होंने, और ये एस्टेब्लिश बाई मुस्लिम्स थी, उनके हमने फंड्स इकट्ठा किए, जमीन कहाँ से आई, कॉरेस्पॉन्डेंस किससे हो रही थी, वो सब चीजें जो हैं उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हम लोगों के पास जो यहाँ लगे हुए, और वो उसके तहत ही जो हैगा अब 3 बेंच जो जजेस है उसमें डिसाइड होगा। सुप्रीम की 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा होगा या नहीं होगा, ये फैसला 3 जजों की रेगुलर बेंच करेगी। और ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठना लाजमी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अभी क्या स्टेटस है। तो आइए अब इसके बारे में भी इस विस्तार से मैं बता देती हूँ। दरअसल जब यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था तब अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं था, हालांकि बाद में इसे लेकर विवाद हुआ।
साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं है क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद साल 1981 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने कानून बनाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया। बाद में यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा तो तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसे 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। अब 7 जजों की पीठ ने 1967 के फैसले को पलट दिया और कहा कि 3 जजों की बेंच फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा है या फिर नहीं। ऐसे स्थिति में मौजूदा स्थिति ये है कि जब तक 3 जजों का फैसला नहीं आ जाता है तब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा है। पहली कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या थे उस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन में, फंड्स और कॉर्पस कहां से आए थे और इंस्टीट्यूशन किस कम्युनिटी ने अपने आप को नर्चर करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए वो एस्टैब्लिश किया गया था। और इन सारी चीजों को एक होलिस्टिक तरह से देखना है, एक टेक्निकल तरह से नहीं देखना है। और चाहे उसको एक्चुअल जो इनकॉर्पोरेशन है वो चाहे किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने से क्या असर पड़ेगा, तो आइए इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाता है तो उसके सारे फैसले वो यूनिवर्सिटी खुद ही ले सकती है। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% सीट मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व है, जबकि SC, ST या OBC के छात्रों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब कि उनकी गिनती बाकी सामान्य छात्रों की तरह ही होगी। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इसलिए कि जो 3 जजेस की बेंच है वो बेंच उम्मीद है कि फेवर में फैसला देगी और माइनॉरिटी स्टेटस जो मिलेगा तो उसके बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े पावर्स होते हैं, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होती है और सारे राइट्स, सारे पावर्स उनके अंदर उनको खुद होंगे और इसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। अगर से इस वक्त AMU को माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बड़ा फैसला है। हो सकता है कुछ लोग इस फैसले की मुखालिफत करें और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि उनको एक कांटे की तरह उनके दिल पर चुभेगा कि AMU को माइनॉरिटी स्टेटस क्यों मिल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की विध्वंसकारी और समाज को बांटने वाली राजनीति का जवाब दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इसका दूरगामी परिणाम होगा। जो 3 जजेस की बेंच भी डिसाइड करेगी वो भी इन 7 जजेस की जो बेंच का बहुसंख्यक का निर्णय है 4-3 का, उसका पालन करेगी। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं, मानता हूं। मैं दावे से कहता हूं उत्तर प्रदेश की शान है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोनों ने उन परिस्थितियों में जन्म लिया था जब शिक्षा का अभाव था, गरीब तबका शिक्षा नहीं पा रहा था, अच्छी शिक्षा नहीं पा रहा था। तो अगर इनका दोनों का स्टेटस बना रहेगा तो इससे बड़ी अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। अरे भाजपा, सबक सीखो, ये तोड़ फोड़, ये अपमान की राजनीति बंद करो, कुछ निर्माण करो, विध्वंसी मत करो। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के इस फैसले का असर सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ही नहीं होगा, बाकी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी भी इसी क्लाउज का इस्तेमाल कर सकती हैं। देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा कई अन्य यूनिवर्सिटी भी हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा है। दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसे मुस्लिम समुदाय के लिए स्थापित किया गया था। हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उर्दू भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1971 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से बिहार के मुस्लिम समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।